नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप अच्छी तरह से लर्निंग कर रहे होंगे सीसीएनए की, और आपने मेरे वीडियो भी देखे होंगे और आपने सब्सक्राइब भी किया होगा और अपने मित्रों को भी भेजा होगा। इसी बात के साथ हम आज का टॉपिक लेते हैं, और हमारा आज का टॉपिक है भाई हमारा आज का छठवां टॉपिक है, छठा सिक्स्थ पार्ट ऑफ सिस्को प्रेस बुक सीसीएनए की। और टॉपिक हमारा है ओएसपीएफ। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है इस किताब के अंदर में। जितना जितना की नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी सारा कुछ इसके अंदर में दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो हम इसको जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से करेंगे, बिना रश किए। कोशिश करेंगे कि इसे इसका कोई सा भी हिस्सा ना छूटे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। छठवां पार्ट ओएसपीएफ, पहला चैप्टर है उसका 19वां चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग ओएसपीएफ, ओएसपीएफ का कॉन्सेप्ट। चैप्टर 20 है इम्प्लीमेंटिंग ओएसपीएफ, कैसे इम्प्लीमेंट करना। और चैप्टर 21 है ओएसपीएफ के नेटवर्क टाइप्स, ठीक, एंड नेबर्स। तो लेट्स गो। पहले 19 चैप्टर के अंदर में जो है डायनेमिक प्रोटोकॉल के बारे में समझाया हुआ है। राउटिंग प्रोटोकॉल के फंक्शन क्या होते हैं वो बताया है। इंटीरियर गेटवे और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है वो बताया। आपस में आईजीपी को कंपेयर करवाया है, ठीक है। आईजीपी में जो एल्गोरिथम यूज करते हैं वो बताया हुआ है। मैट्रिक क्या होती है वो बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है वो बताया हुआ है, ठीक है। फिर टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन और एलएसए क्या होता है, डाइक्सट्रा एल्गोरिथम क्या है वो बताया। और ओएसपीएफ कैसे नेबर बनता है वो बताया। फिर बेसिस ऑफ ओएसपीएफ नेबर, मीटिंग नेबर्स एंड लर्निंग देयर राउटर आईडी, राउटर आईडी कैसे जानता है ये बताया हुआ है। एक्सचेंजिंग एलएसडीपी, एलएसडीपी क्या है वो पहले देखेंगे हम, फिर और उसको एक्सचेंज क्या करते हैं वो बताया हुआ है। फुली एक्सचेंजिंग एलएसए, मेंटेनिंग नेबर्स एंड द एलएसडीपी यूजिंग डेजिग्नेटेड राउटर ऑन इथरनेट लिंक। तो काफी कुछ है इसके अंदर में। ओएसपीएफ एरिया, एरिया टाइप्स क्या होते हैं वो देखेंगे। और हाउ एरियाज रिड्यूस्ड एसपीएफ कैलकुलेशन टाइम ये बताया हुआ है। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट यानी कि एलएसए, एलएसए क्या होता है वो है राउटर एलएसए। बिल्ड मोस्ट ऑफ द इंट्रा एरिया, अच्छा तो एलएसए टाइप के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सब है हमारा चैप्टर 19 के लिए। ओके, तो लेट्स गो, करें शुरू। ओके, तो ये मैंने कुछ ओपन किया है आपके लिए। ये हमारा नेटवर्क है, ओके। इसके अंदर में ये जो ओएसपीएफ है आपका, ओएसपीएफ जो प्रोटोकॉल है, व्यू फिजिकल शो व्यू, नोट्स कहाँ चला गया, आई थिंक यहाँ, ये रहा नोट्स। ऑलराइट, ये रहा नोट्स। ये मैंने आज आपके लिए नया इंस्टॉल किया, पुराना में हमारा काम नहीं चल रहा था इसलिए। तो ओएसपीएफ जो हमारा प्रोटोकॉल है वो इन राउटरों के बीच में चलता है, पहली चीज, ठीक है। ये या फिर इन राउटर स्विचेस के बीच में चलता है। और ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि जो इंफॉर्मेशन इसको ये देता है यहाँ पर, उसको यहाँ पर ये देता है ओएसपीएफ, फिर यहाँ से यहाँ ओएसपीएफ देता है, फिर यहाँ से यहाँ ओएसपीएफ देता है, यहाँ से यहाँ सभी जगह ये इंफॉर्मेशन देने का काम ओएसपीएफ करता है। और साथ ही साथ जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसका एक एल्गोरिथम होता है जो रन करके बेस्ट राउट हर एक राउटर में, प्रत्येक राउटर के अंदर में, वो राउटर चलाने के बाद में बेस्ट राउट क्या है उसको राउटिंग टेबल के अंदर में डालता है। तो ये छोटा सा क्रिस्पी डेफिनेशन हो गया कि ओएसपीएफ करता क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे स्टेप बाय स्टेप से। तो पहली चीज जो हम देखेंगे वो है राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है और राउटेड प्रोटोकॉल क्या है वो देखते हैं। हमने पहले पढ़ा है आईपी राउटर और आईपी और
IPv6 और IPX, ये क्या करते थे, आईपी बड़ा कर दें, इसे बड़ा हो सकता है क्या, तो कर देते हैं। इससे बेटर ये है कि मैं न्यू शेयर करके आपको जो दूसरा वाला है उससे बताता हूँ। व्हाइट बोर्ड शेयर, ये एक बोर्ड बनाया, ये ठीक है, पेंट ब्रश ये लाया हमने यहाँ पर। ओके, अब क्या होता है कि आईपी क्या करता है, लेयर 3 पर एक एड्रेस देता है, ठीक है। उसी प्रकार IPv6 भी जो है लेयर 3 पर एक एड्रेस देता है, डिवाइस को एक एड्रेस देता है, एंड डिवाइस को, इंटरमीडिएट डिवाइस को, किसी भी डिवाइस को एक एड्रेस देता है। इस एड्रेस का से क्या होता है, हम हमारी जिंदगी में एड्रेस का हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, एड्रेस से हम किसी भी पते पर जाते हैं, उससे उस वो उस पते को डिफाइन करता है। उसी प्रकार राउटेड प्रोटोकॉल, इन दोनों प्रोटोकॉल को कहते हैं, ठीक है। इन दोनों प्रोटोकॉल को राउटेड प्रोटोकॉल या फिर राउटेबल, राउटेबल क्योंकि इसमें एड्रेस है, राउटेबल, राउटेड या राउटेबल प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लेयर 3 पर एड्रेस देते हैं और पूरा नेटवर्क जो है वो लेयर 3 के ही एड्रेस से आपके पैकेट को या आपके ट्रैफिक को कहीं से कहीं तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये राउटेड या राउटिंग प्रोटोकॉल आर द मींस, यह वो चीज है जिसके द्वारा हमारी प्रक्रिया पूरी होती है। ऑलराइट, क्लियर इतना, ओके। नेक्स्ट, डोंट सेव। तो एड्रेस आ गए हमारे पास में। अब इन एड्रेस को जो आपस में बांटने वाला, बांटने का कार्य जो करने वाले हैं, उसका क्या नाम है, पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन नाम है उसका। उसका क्या काम है, वो एक एड्रेस की चिट्ठी को दूसरे एड्रेस तक पहुंचाता है, ठीक है। ये काम पोस्टमैन का है। तो जो प्रोटोकॉल यह काम करता है उसको बोलते हैं हम राउटिंग प्रोटोकॉल। और यही आज हमारा मेन लेक्चर का टॉपिक है, राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, दो प्रकार के प्रोटोकॉल आ जाते हैं। कितने प्रकार के, दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं। होते हैं असल में तीन है, लेकिन दो ही कंसीडर किए जाते हैं कि एक तीसरा वाला मैं बाद में बताता हूँ, पहले दो बताता हूँ। एक होता है आपका डिस्टेंस वेक्टर एंड दूसरा होता है लिंक स्टेट, स्टेट। इसको समझने के लिए अपन ये समझ लें, स्टैटिक रूट डाले थे हमने पहले, ठीक है। तो क्या किया था, स्टैटिक रूट डाले थे मतलब क्या किया था हमने, ये दो राउटर बनाए थे और ये दो पीसी बनाए थे। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी थी, यहां पर लिखा था हमने उस तरफ वाले का एड्रेस या इंफॉर्मेशन, ऐसे कमांड डाली थी, आईपी रूट राउटर बी इंटरफेस GI0/0 के द्वारा, ऐसी डाली थी स्टैटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेम टू सेम इंफॉर्मेशन हमने डाली थी कंट्रोल C कंट्रोल V यहाँ पर, लेकिन डाली थी इस साइड वाले के लिए, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दी थी स्टैटिक, मतलब अपने हाथ से टाइप करी थी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने हाथ से टाइप करी थी इस राउटर पर इसकी, इस राउटर पर इसकी, तो इससे दोनों को एक दूसरे का पता चल गया था, ठीक है। अब ये काम जो है एक बार, सिर्फ एक बार बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर में इंटरफेस पर और लूप बैक के ऊपर में दो बार सिर्फ एड्रेस डालने पड़ेंगे और बीच में चलाना होगा प्रोटोकॉल। तो ये वाला जो कमांड है, ये वाला कमांड जिससे रास्ता बताया था हमने एक राउटर को,
वो हमको हर राउटर पर नहीं डालना पड़ेगा। मतलब हमने एड्रेस लिख दिया है राउटर के ऊपर में, राउटर का ये वाले इंटरफेस नेटवर्क का एड्रेस। ओके। और कौन से एरिया में, कौन सा, ये कौन से एरिया में। चलो इसी बात पे हमें एक और चीज है कि हमको एरिया भी समझना है। एरिया 0 रखते हैं, तो मैं इसे जरा लिख लेता हूँ, ये बाद में आएगा वैसे, लेकिन फिर भी अब इनकम्प्लीट नहीं रहा हमारी बात इसलिए। व्हाट एंड वाई एरिया, ठीक है, ये बताता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद में क्या होगा, ये राउटेबल प्रोटोकॉल जो है, राउटिंग प्रोटोकॉल, ये एड्रेसेस जो डाले वो हमने राउटेड प्रोटोकॉल के एड्रेस डाले, है ना, आईपीवी या IPv6 एड्रेस। फिर ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, अपने आप पहले तो आपस में ये लोग नेबर बनेंगे, जैसे हम नेबर बनते हैं किसी नई जगह जाते हैं, आपस में दोस्त बनेंगे, और उसके बाद में हम आपस की सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करेंगे। और एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन जब शेयर हो जाएगी तो उसमें की अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन हम छाट के हमारे राउटिंग टेबल में डालेंगे, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सच्ची है, अच्छी है, हमारे काम की है, वो डाल देंगे। अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके राउटर आने वाले ट्रैफिक को, जिस पर राउटेड प्रोटोकॉल के आईपी एड्रेस लगे होंगे, लिखे होंगे, उनको देखकर अपने टेबल के अंदर मैनेज करके, मेंटेन करे वाले टेबल में उसको कंपेयर करके, वो फिर उसकी करेक्ट सिचुएशन पर, करेक्ट लोकेशन पर उसे सेंड कर देगा। बस इतना ही एग्जाम्पल समझना है हमको इस पूरे लेक्चर के अंदर में। एक आम एग्जाम्पल हमारे जीवन का, कि हम नई जगह जाते हैं तो कैसे दोस्त बनाते हैं, किसकी इंफॉर्मेशन को हम ट्रस्ट करते हैं, और उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं कि हम उसको ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, यही है। दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के टाइप के ऊपर में हो गए, और दूसरे होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के टाइप में, आईजीपी एंड ईजीपी, दो प्रकार के प्रोटोकॉल। इसमें मैंने बोला था मैं एक और बताऊंगा, उसको बोलते हैं हाइब्रिड, क्योंकि ये, इसके बारे में बात इसलिए नहीं करी मैंने क्योंकि इसके बारे में बात हम करेंगे भी नहीं। ओके, हम इसके बारे में बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, जो इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन यूज करके, कुछ नए मैट्रिक का इस्तेमाल करके, कुछ नए फार्मूला का इस्तेमाल करके डिस्टेंस ढूंढता है। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हाइब्रिड, और उसका नाम है EIGRP, ये प्रोटोकॉल है। एक्चुअल में सिर्फ चलने वाले प्रोटोकॉल जो है, मतलब वो भी चलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस सिस्को में, इस वाले CCNA में वो नहीं है EIGRP। ठीक है, निकाल दिया, क्योंकि जनरली सभी लोग नेशनल, ओ सॉरी, स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं, और इनके पास खुद के पास भी OSPF है, तो फिर वो वही यूज होता है एंटरप्राइज के अंदर में। तो EIGRP वाला नेटवर्क आपको जनरली सिर्फ IT नेटवर्क कंपनी में किसी में मिलेगा, तो मिलेगा जो बहुत छोटा नेटवर्क वगैरह होगा। बड़ा में भी हो सकता है, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, या मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस वेक्टर हो गया एक, कैसे करते हैं, और एक हो गया आपका लिंक स्टेट, और दूसरा क्या हो गया, EGP और IGP। तो अब क्या होता है, EGP और IGP के बारे में बताता हूँ मैं। अब EGP और IGP का है ऐसा
कि इसके बाहर का जो नेटवर्क है, यानी कि इंटरनेट अपने केस के अंदर में, उसको कनेक्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल लगते हैं उसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए वो अलग प्रोटोकॉल होता है ना। और उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं ईजीपी प्रोटोकॉल। और उसका एकमात्र एग्जाम्पल है बीजीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, वो भी शायद टॉपिक का पार्ट या सीसीएनए का पार्ट नहीं है। तो दो प्रकार के प्रोटोकॉल हो गए आपके, एक इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल, ये जो इंटरनल हमारे ऑटोनोमस सिस्टम। अब ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं पहले। सबसे पहले ऑटोनोमस सिस्टम, सिस्टम डेफिनेशन ही देख लेते हैं इसकी। ऑटोनोमस सिस्टम मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में रहने वाला ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, मीनिंग मतलब मेरे अधिकार क्षेत्र में आने वाले नेटवर्क को मैं बोलता हूँ एक ऑटोनोमस सिस्टम। व्हाट डज ऑटोनोमस सिस्टम मीन? एन ऑटोनोमस सिस्टम इज अ नेटवर्क और अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट आर ऑल मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय ए सिंगल एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो एक ऑटोनोमस सिस्टम हो गया, या मेरी एक कंपनी है तो वो एक ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। आपकी एक कंपनी है, आपके 4 डिवाइसेस है उसके अंदर में, उसके मालिक आप हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आप है, तो आप उसको ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक, अब हम आते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल। समझ में आ गया आपके? नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर में वो है इंटीरियर गेटवे और एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। वो भी समझ में आ गया आपको कि जो इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं वो प्रोटोकॉल अलग रखते हैं हम, और एक्सटर्नल वालों से कलेक्ट करने के लिए अलग रखते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है आप इसको आईजीपी को कंपेयर करना। तो आईजीपी को कंपेयर करने के लिए 3 प्रकार के आपको, एक हाइब्रिड वाला बताया मैंने आपको, एक डिस्टेंस वेक्टर और एक लिंक स्टेट। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर के 2 एग्जांपल हो, ओएसपीएफ और आईएसआईएस। ठीक है, और डिस्टेंस वेक्टर का एक एग्जांपल है रिप। रिप कैसे, ये डिपेंड करता है, ये दोनों प्रोटोकॉल जो है वो क्या करते हैं। जैसे रिप के थ्रू हमको ये लेना था, यहाँ का एक रास्ता पकड़ना था यहाँ तक का, तो रिप कैसे करता, एक यहाँ का प्लस 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 करता। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये बस 4, क्योंकि यहाँ से एक्सटर्नल खत्म हो जाएगा। तो रिप के अनुसार इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए, इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए 4 होप काउंट, उसकी काउंटिंग वो होप से करता है कि एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। तो रिप में इसकी क्षमता होती है 0 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक। ठीक है, 15 के बाद वाले को वो डेस्टिनेशन अनरीचेबल मानता है रिप 1 का। तो होप काउंट करता है वो, सिर्फ होप काउंट। ठीक है, अब ये रिप 1 जो था वो अगर 15 के बदले 16 डिवाइस ऐसे कनेक्ट हो गए तो वो यूजेबल नहीं था उसमें, क्योंकि वो 15 को डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल मान लेता था। तो ये इट वाज लिमिटेड टू ए लिमिटेड स्कोप, मतलब छोटा सा नेटवर्क के लिए काम में आ रहा था वो। उसके बाद में आया रिप 2, उसमें ये चीज बढ़ गई, कुछ चीज बेटर कर दी उन्होंने। रिप के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा है, उसके अंदर कुछ टाइमर वाइमर चेंज करके अच्छे कर दिए, और ये लिमिटेशन 255 तक बढ़ा दिए, तो वो फिर रीइनोवेट हो गया और चलने लगा। रिप आज भी चलता है। रिप ऐसी जगह पे लगता है जहां पर मिनिमम इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट हो, सर्वर कनेक्टेड हो, सर्वर के पास में अगर कोई ऐसा डिवाइस हो लोकल में जो रिप के ऊपर में चलाने के बाद में लीस्ट ओवरहेड पे काम कर दे, बस इसका इतना काम हो गया। तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का इकलौता एग्जांपल है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर में। ठीक है, इसी तरह से बीजीपी भी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में एक तरह से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एग्जांपल है। ठीक है, अब जो हमारा प्रोटोकॉल हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। वो कैसे करता है, कैसे कैसे इसको करता है? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करता है। वो क्या करता है, लिंक का एक फॉर्मूला है उसका, ओएसपीएफ का फॉर्मूला है, जो जिसको कहते हैं
OSPF लिंक फॉर्मूला, ये कॉस्ट निकालने का एक उसका एक तरीका है। वो करता है लिंक को डिवाइड बाय 100,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो पुराना वाला सिस्टम था उसके अंदर में ये देखे कैसे करता है, वो कॉस्ट कैसे निकालता है। जो जो सबसे छोटी लिंक है उसकी, उसको जैसे ये, ठीक है, इसको ये 100,000 यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ओके, अपनी भाषा में 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़। मतलब एक फॉर्मूले के हिसाब से बताता हूँ कि फास्ट इथरनेट लिंक के डिवाइडेड बाय एक्चुअल लिंक, ये फॉर्मूला है जो दिमाग में रखने के लिए आसान है। देखो, यूनिट मतलब एक एक केबी, फिर 1 MB, 100 MBPS, बिल्कुल सही। 100 MBPS डिवाइडेड बाय जो भी लिंक की कैपेसिटी है, तो उसने डिवाइड किया तो क्या आ गया है 1785। ये, और इसके अंदर में लीस्ट इज बेस्ट, ओके, लिस्ट इज बेस्ट। तो ये सबसे स्लो लिंक है, आजकल आपको शायद देखने को भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये भी हुआ करती थी और चली है कई सालों तक, 20-25 साल तक चलता रहा है। तो अगर ये लिंक अगर लगी हुई तो ये वाला डिस्टेंस इसके लिए सबसे महंगा पड़ने वाला है जाने के लिए, तो इसको यूज नहीं करेगा। कंपेरेटिवली अगर ये लगी है और साथ में दूसरी, तो वो इन दोनों में से एक को प्रेफर करेगा। और किसको प्रेफर करेगा, लिस्ट वाले को प्रेफर करेगा। तरीका क्या है, 100 MBPS डिवाइडेड बाय द कैपेबिलिटी ऑफ द लिंक, कैपेसिटी ऑफ द लिंक, है ना। तो ये क्या हुआ था, इस ये एक बार एक्सटेंड किया गया OSPF, पहले ये फॉर्मूला था। तो रेफरेंस फार्मूला डिवाइडेड बाय रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस की बैंडविड्थ, ठीक है। तो क्योंकि फिर फास्ट इथरनेट जब आया तो उसके बाद में सबका आंसर 1 आने लग गया था, तो इसको एक बार ठीक किया गया, ओके। रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करने के लिए फॉर्मूला दे दिया गया है राउटर के ऊपर में, क्योंकि 100 MBPS और 1 GBPS और 10 GBPS तीनों इसके लिए बराबर है। तो ये चलने नहीं लगा बाद में, जब फास्ट इथरनेट के बाद में गीगाबाइट इथरनेट आ गया। तो फिर रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करके गीगाबाइट इथरनेट करने लग गए, तो फिर ठीक हो गई चीजें। अभी भी देखो, अब 10 GB के बदले 100 GB आने लगी है अब। तो अगेन इसके अंदर में इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एनी हाउ, तो ये तरीका हो गया आपका, इसको, ये तरीका हो गया इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। और चूंकि इसका ये तरीका है, इसीलिए इसको लिंक स्टेट प्रोटोकॉल कहते हैं। और दूसरा क्या है कि ये खुद जो है अपने आप इंटरनली, ये दूसरों के बात पे डायरेक्ट भरोसा नहीं करता, वो खुद अपने पास में दूसरे की बातों का, दूसरे की इंफॉर्मेशन लेता है जरूर है, लेकिन उसको एनालिसिस खुद करता है। एट एवरी पॉइंट खुद के पास में एनालिसिस होता है, और उसके बाद में उसके उसका जो रिजल्ट है वो एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिर, ओके, इसके बाद का टॉपिक था इंटरनेट इंटीरियर गेटवे को कंपेयर करने का। तो ये किताब के हिसाब से डायरेक्ट देख लेते हैं। क्लासलेस, रिप 2 क्लासलेस हो गए थे, जबकि रिप 1 जो है वो क्लासफुल था। AIGRP ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल है जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओके। ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है। तो दोनों में ये तीनों ही क्लासलेस हो गए। एल्गोरिथम, इसके अंदर में डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, सॉरी, रिप वाले का नाम था वेलमन फोर्ड, यस, वेलमन फोर्ड का एल्गोरिथम था। इसमें AIGRP में सिस्को ने अपना खुद का लगाया, और ये आपका लिंक स्टेट एल्गोरिथम यूज करता है डाइक्स्ट्रा वाला, ठीक है। सपोर्टेड मैनुअल समराइजेशन कर सकते हैं क्या इसमें, तो तीनों में कर सकते हैं। सिस्को प्रोप्राइटरी कौन सा, तो यही वाला है, बाकी दोनों नहीं है। राउटिंग अपडेट आर सेंड टू ए मल्टीकास्ट IP, तीनों के अंदर में राउटिंग अपडेट जो है वो मल्टीकास्ट IP से सेंड किए जाते हैं, ठीक है। मल्टीकास्ट IP हमने जब IP पढ़ा था तब देखा था 224 के आगे वाली, डी क्लास ऑफ IP, ठीक है। ई तो एक्सपेरिमेंटल था। कन्वर्जेंस, रिप का स्लो था, फास्ट फास्ट, इन दोनों के कन्वर्जेंस मतलब एक दूसरे को सूचना भेजना, और उसको उसके उसके लाइक उसका एनालिसिस वगैरह करना, दोनों में फास्ट है। देन टॉपिक के अंदर में हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है वो देखते हैं अपन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखने के लिए फिर नया निकालते हैं, डोंट सेव। अब एक राउटर है हमारा, राउटर के अंदर में जैसे अब आपने दो प्रोटोकॉल देख लिया इसके अंदर। सपोज करो कि ISIS भी एक प्रोटोकॉल था मेरे राउटर पे, OSPF भी एक प्रोटोकॉल था, स्टैटिक भी एक प्रोटोकॉल है जो टाइप करते हैं वाला, और कनेक्टेड भी है।
ठीक है। एक ही इंफॉर्मेशन अगर इन चारों से आएगी तो कौन सा वाला यूज करना है ये फाइंड आउट करना। इसके लिए इस्तेमाल होता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है, जब एक ही इंफॉर्मेशन राउटर पर चार अलग अलग राउटरों से आ रही है तो कौन से वाले का इस्तेमाल करना है, उसके लिए उसको शॉर्ट आउट करने के लिए ये लाया गया। तो इसमें है ना, सबसे अच्छी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है कनेक्टेड की है, तो बाई डिफॉल्ट है तो कनेक्टेड को यूज करना चाहिए हमने। जब भी हम हमारे से कोई कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल कोई काम कोई बात है आपकी किसी से पूछनी है, तो आप कनेक्टेड वालों से सबसे पहले पूछोगे या वही उसके थ्रू भेजोगे, है ना। या फिर कोई सामान भिजवाना है आपको, किसी को भिजवाना है, पड़ोसी है अपना, तो पड़ोसी को सामान भेजना है तो खिड़की में से निकाल के दे दिया, घर के अंदर इस हमारी खिड़की अगर कॉमन है तो वहीं से निकाल के भेज दिया। दूसरा रास्ता भी था, पूरा शहर का शहर घूम के आके दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते थे उसको, लेकिन हमने क्या क्या प्रिफर किया, कनेक्टेड वाला। उसी प्रकार स्टैटिक उससे थोड़ा पावरफुल हो जाता है। ई बीजीपी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 20 है। इसका कारण यह है कि हम जब एक्सटर्नल डिवाइस आते हैं, इसको हॉट हॉट पोटैटो स्विचिंग कहते हैं। मतलब इसके थ्रू क्या होगा कि सबसे पहले ईबीजीपी को प्रिफर किया जाएगा, हालांकि ये चेंज किया जा सकता है, ओके। और फिर जब आईबीजीपी की बात आ जाएगी, ये सारे आईबीजीपी हो गए यहाँ पे। ए आई जी आर पी उसमें 90 है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। आईजीआरपी ये बात टोटली बंद हो गया, इसका 100 है। ओएसपीएफ का 110 है। आईएसआईएस का 115 है। तो इस केस के अंदर में अगर आईएसआईएस से आया है और ओएसपीएफ से आया है तो भी ओएसपीएफ ही प्रेफर होगा, आईएसआईएस प्रेफर नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद है मुझको कि ये समझ गए आप। इसी प्रकार बाकी के भी इसके अंदर में उसके दिए हुए हैं, बाकी प्रोटोकॉलों के भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस तो समझ गए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि मैट्रिक ये बाद में आने वाला है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ इसको। अब कंफ्यूजन होता है मैट्रिक का, और तो मैट्रिक ये हो गया, रिप के केस में ये मैट्रिक हो गया, वन होप है ना। और ओएसपीएफ के केस में ये कॉस्ट उसकी जो आती है, कॉस्ट भी कहते हैं उसको, 100 100 कॉस्ट निकली है, क्योंकि वो लिंक की उसके हिसाब से, अभी जो हमने समझा उसके हिसाब से उसने 100 निकाले, तो यहाँ पर उस तक जाने के लिए 200 कॉस्ट हो गई। ठीक है ना। तो ये दोनों में फर्क है। कैसे फर्क है, यदि यही इंफॉर्मेशन आईएसआईएस से भी आई हुई है और ओएसपीएफ से भी आई हुई है, तो राउटर डिसाइड किस बेस पे कर रहा है उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बेसिस पे, क्योंकि इसका 110 है तो ओएसपीएफ वाली इंफॉर्मेशन को तवज्जो देगा, उर्दू में बोलेंगे इंपॉर्टेंस देगा, है ना, जरूर ज्यादा रेस्पेक्ट देगा। ठीक है, क्योंकि उसकी 110 है लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट वो होता है। इसके अंदर में डिस्टेंस में भी लिस्ट ही होगा कि 100 और यहां से सिर्फ 100 था मैट्रिक, दो रास्तों की खबर लगी थी इनको, है ना, इस राउटर को। तो वो किससे डिसाइड करेगा, मैट्रिक से डिसाइड करेगा कि इधर से मैट्रिक ओनली 100 है और इधर 100 प्लस 100 200 है, इसलिए ये आई विल प्रिफर दिस मैट्रिक टू गो टू राउटर सी। बराबर। ठीक, ये भी समझ में आ गया आई होप। अब ओएसपीएफ के दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट या एलएसए, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट या एलएसए। तो ये जब एक दूसरे को जो चिट्ठियां पहुंचाते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो जानकारी देते हैं अपने पास के राउट्स के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं, एलएसए कहते हैं। क्या कहते हैं, एलएसए, एलएसए इन ओएसपीएफ क्या होता है, लिंक स्टेट advertisement is a basic communication means of OSPF protocol for the internet IP. It communicates the router's local routing topology to all other routers in the same OSPF area. ठीक है, तो OSPF का होता है एरिया। अब एरिया क्या होता है, OSPF के अंदर में एक एरिया इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है एरिया जीरो। जीरो, जीरो, एरिया जीरो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके अंदर में एक नियम है,
नियम यह है कि जब मल्टी एरिया टोपोलॉजी होगी, क्या होगी? मल्टी एरिया टोपोलॉजी, यानी कि एक से अधिक एरिया वाली टोपोलॉजी। जब मल्टी एरिया टोपोलॉजी होगी तो कोई भी दो एरिया अगर अब आप बात करेंगे तो उन्हें हमेशा हमेशा, एकदम हमेशा हमेशा क्या करना होगा? ओएसपीएफ एरिया 0 के से जाना होगा। दे कैनॉट टॉक टू ईच अदर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एरिया 0। और इसका एक्सेप्शन है वर्चुअल लिंक। यदि करना होगा, ऐसी सिचुएशन आई गई कि करना ही पड़ेगा, तो वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करके कर सकता है। अदरवाइज इन डिफॉल्ट नॉर्मल सिनेरियो इट हैज टू गो थ्रू एरिया 0। अब इस बात से दूसरी बात निकली कि एरिया 0 इंपॉर्टेंट तो हो गया। अब लेकिन एरिया 0 इंपॉर्टेंट भी हो गया, पर हम, इससे एक सवाल बनता है कि हम गए ही क्यों? मल्टी एरिया बने ही क्यों? वाई मल्टी मल्टी एरिया? तो इसका रीजन है कि एक एरिया के अंदर में हमने देखा था कि वो क्या सेंड कर रहे थे, एलएस से सेंड कर रहे थे। एक रीजन, वन ऑफ द रीजन आई विल टेल यू, ओके, लेटर वी विल गो इनटू मच डिटेल। जो एलएस से इंफॉर्मेशन है, ये छोटे छोटे पैकेट है। 10 राउटर हुए तो 10 टू रेस्ट टू द पावर जो भी एन, इन्होंने आपस में ये इंफॉर्मेशन सेंड करना चालू किया। तो सपोज करो कि 64 kbps की स्पीड के मतलब कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहा है वो, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना हो गया? 650 kbps, 64 kbps इंटू, या 640 650 हो गया kbps। अब 100 के बदले 100 कर रहा, तो एक और जीरो पड़ा था। 100 डिवाइस कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इससे और भी कई कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। वाई मल्टी एरिया? Okay. In simple word, multi-OSPF area network are used to extra management ability and to decrease routing overhead, speed up convergence. Dividing a OSPF network into area decreased the LSDP size. एक और वर्ड उठा लेते हैं हम, LSDP। ओके, तो कहना क्या चाह रहा है वो? कहना क्या चाह रहा है कि ये जो दो तीन इंफॉर्मेशन है, उससे ओवरहेड बढ़ जाएंगे, और काफी सारे सिग्नलिंग बोल लो आप, मैनेजमेंट पैकेट्स बोल लो, है ना, कन्वर्जेंस की दिक्कत बोल लो, ज्यादा डिवाइसेस रहेंगे तो कन्वर्ज होने में टाइम लगेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग की हो जाएगी ना कि डेटा की। तो हमने देयरफॉर वी यूज मल्टी एरिया, इसलिए हम मल्टी एरिया यूज करते हैं, ठीक है। अब मल्टी एरिया यूज करने का एक और एलएसडीबी बड़ा हो जाएगा बोला, तो एलएसडीबी क्या है? जिस तरह हमने मैक मैक टेबल देखा था L2 पे, उसी प्रकार राउटर्स लोग जो है एक टेबल बनाते हैं, एल एस डी बी टेबल, ओएसपीएफ में, ओएसपीएफ या आईएसएस दोनों में बनाते हैं, लिंक स्टेट में। लिंक स्टेट एलएसडीबी, लिंक स्टेट डेटाबेस, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये डेटाबेस अगर 1000 राउटर रहेंगे तो 1000 राउटर का डेटाबेस बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम उसको, नेटवर्क को मल्टीपल एरिया में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल एरिया में कनेक्ट करते हैं तो एलएसए जो है, एलएसए भी कई प्रकार के हो जाते हैं, एलएसए के प्रकार भी हो जाते हैं। एलएसए कौन कौन से हो गए फिर? एलएसए के टाइप देखते हैं इसको, ठीक है। एलएसए के टाइप भी होते हैं, फिर वो उनकी उनका स्कोप भी होता है कि कोई एक एरिया में रहेगा, कोई पूरे सभी एरिया में जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट चीज आ रही है आपकी, वो है नेबर कैसे बनता है।
ओके, एलएसए टाइप मैं आपको बताता हूँ बाद में, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ आपको नेबर बनने का तरीका। नेबर बनने के लिए आपको ये रहा नेबर बनने का फॉर्मूला, यहां से पढ़ते हैं, ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। Of everything you learn about OSPF in this chapter, OSPF neighbor concept has the most to do with how you will configure and troubleshoot OSPF in Cisco router. You configure OSPF to cause a router to run OSPF and become neighbor with other router. Once that happens, OSPF does the rest of the network to exchange LSA and calculate router in the background. Calculate routers in the background and no additional configuration required. This section discuss the fundamental concept of OSPF neighbor. तो ये वाला जो टॉपिक है ये, उसने वही बोला कि भाई एक बार आप OSPF कॉन्फ़िगर कर दोगे उसके बाद में वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। The basic of OSPF neighbor. OSPF neighbor are routers that both use OSPF and both sit on the same data link. पहली चीज सेम होना चाहिए डेटा लिंक इनकी। टू राउटर कैन बिकम OSPF neighbor if कनेक्टेड टू द सेम VLAN। तो दो VLAN अगर है, दो VLAN इंटरफेस बनाया है आपने और वो VLAN इंटरफेस सेम VLAN के पार्ट है, तो तो वो दोनों नेबर बन सकते हैं, ठीक है। और सेम सीरियल लिंक और सेम इथरनेट वैन लिंक, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है नेबर बनने के लिए, ठीक है। टू राउटर नीड टू डू मोर देन सिंपल एग्जिस्ट ऑन द सेम लिंक टू बिकम OSPF। इससे ज्यादा भी कुछ करना पड़ता है, ये इतना ही काफी जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा भी कुछ करना पड़ता है। दे मस्ट सेंड OSPF मैसेज एंड एग्री टू बिकम OSPF नेबर। तो पहले तो मैसेज OSPF मैसेजेस में, OSPF मैसेज में मैसेज टाइप हो गया आपके लिए, से टाइप कौन से, राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3, तो मैसेज टाइप कौन से हो गया, हेलो हेलो, है ना। मैसेज के प्रकार हो गया हेलो मैसेज, सबसे पहले हेलो मैसेज जाएगा, उसके बाद में ही आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। टू डू सो द राउटर सेंड हेलो मैसेज इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू द पोटेंशियल नेबर। तो सबसे पहली चीज जो जैसे ये हम हमारे आम जीवन में करते हैं, हेलो बोलते हैं, वैसे ही सबसे पहला जो मैसेज होगा वो होगा हेलो। Assuming the two potential neighbor has compatibility OSPF pattern, तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर भी सेम रहने चाहिए, वो आगे में आएगा कौन कौन सी चीज सेम रहनी चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है। The two form of an OSPF neighbor relations, अब ये दो प्रकार की है इसके अंदर में नेबर रिलेशनशिप भी दो प्रकार की, वो भी आगे आएगा। एंड वुड बी डिस्प्लेड इन द आउटपुट ऑफ द सो IP OSPF neighbor. The OSPF neighbor relationship also let OSPF know when a router might not be a good option for router packet right now. Imagine R1 or R2 for neighbor relationship, learn LSA and calculate route that send packet through the other router. Month later, R1 noticed that the neighbor relationship with R2 failed. That failed neighbor's connection to R2 make R1 react. Okay. अभी इनकी दोस्ती अगर टूट गई तो क्या होता है, फिर नेबरशिप अगर टूट गई तो क्या होगा, फिर से LSA सेंड हो जाएंगे। LSA पीरियोडिकली भी सेंड होते हैं, मतलब हर 30 मिनट के अंदर में भी सेंड होते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चेंज होती है तब भी होते हैं, वो दोनों को दोनों टाइम पर ये LSA सेंड होंगे। ओके, R1 रिफ्लेड LSA impacted by the failed link and R1 run SPF2। उसके बाद में क्या होगा, जब इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी उसके बाद में ये इंफॉर्मेशन के ऊपर में एल्गोरिथम चलाएंगे टू फाइंड आउट the best route. Okay, finally the OSPF neighbor model allow new router to be dynamically discovered। इससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को लिखना नहीं पड़ा, डाउन हो गई तो अब ऑटोमेटिकली दूसरा उसने रास्ता ढूंढ लिया और उसके बाद में वो फिर चालू हो जाएंगी चीजें। This means new router can be added to the network without requiring every router to be reconfigured. Instead, OSPF router listen for OSPF hello message from new router and react to those messages attempting to become neighbor and exchange LXDP। तो अब अगर नया राउटर आपके नेटवर्क में आता है तो उसको बार बार हर चीज उसके अंदर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, बस OSPF आप कॉन्फ़िगर कर दो, उसके अंदर में राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर दो, जो इंपॉर्टेंट चीजें कॉन्फ़िगर कर दो, उसके बाद में क्या होगा, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके पीयर रिलेशनशिप बना लेंगे। तो पीयर रिलेशनशिप भी दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल पीयर रिलेशनशिप होती है, ओके, और एक एडजेसेंट नियर नेबर होता है, ठीक है।
ये भी हम आगे देखेंगे। अब OSPF पैकेट के अंदर में ये हेलो पैकेट पहले आता है, हेलो इंटरवल होते हैं इनके खुद के, फिर इसके इनके हेलो इंटरवल होते हैं, तो डेड इंटरवल भी होता है। डेड इंटरवल हेलो इंटरवल के मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइप। तो उससे क्या होता है कि अगर 3 हेलो नहीं मिले तो क्या होगा, ये मान के चल जाएगा कि ये वाली जो लिंक है डाउन हो गई। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर सेम होने चाहिए दोनों के बीच में, दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर, ओके राउटर आईडी शायद नहीं बताया मैंने। राउटर आईडी जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव राउटर आईडी, मतलब कॉन्फ़िगर करते वक्त, अदरवाइज राउटर जो है अपने आप एक पिक कर लेगा। और राउटर आईडी जो है DDN फॉर्मेट के अंदर में, मतलब डिजिटल सॉरी डेसिमल, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में कुछ भी 32 बिट का हो सकता है। ठीक है, मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। The OSPF hello process by which new neighbor relationship are formed work somewhat like when we move to a new house and meet your various neighbors. When you see each other outside, you might walk over and say hello, learn each other's name. After talking a bit, you form a first impression, particularly to as whether to think you will enjoy chatting with the neighbor occasionally, or whatever, whether you can just wave and not take the time to talk the next time you see him आउटसाइड। तो पहले नजर में जब हम मिलते हैं, वो यही एग्जांपल दिया हो, तो हम पहले ही समझ जाते हैं उसके बाद में कि इससे इनसे दूरी बना के रखनी है या इनसे करीबी बनाई जा सकती है। ओके, सिमिलरली विद OSPF द प्रोसेस स्टार्ट विद अ मैसेज कॉल्ड OSPF। उस मैसेज को क्या बोलते हैं, ये जो शुरुआत होती है उसको हेलो मैसेज। उसके अंदर क्या होता है, हेलो द हेलो इंटर्न लिस्ट ईच राउटर आईडी, RID, अपनी राउटर आईडी इसके अंदर में डाल के वो हेलो कर देते हैं, विच सर्व्स एज ईच राउटर यूनिक नेम और आइडेंटिफायर फॉर OSPF। तो ये राउटर आईडी जो है ना, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है प्रत्येक राउटर को OSPF डोमेन के अंदर में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड मिसकॉन्फ़िगरेशन होने से इससे दिक्कत हुई हो सकती है। ओके, OSPF does several chunk of information in the hello messages to ensure that the two routers should become neighbor। तो इसके अंदर में और हेलो मैसेज में काफी सारी इंफॉर्मेशन रहती है ताकि वो एक दूसरे के मित्र बन सके, नेबर बन सके। ओके ओके, सो इम्प्लीमेंटिंग उस चैप्टर के अंदर देखेंगे, ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट इज यहाँ पर आगे था, router R1 and R2 both send hello message onto the link. They continue to send hello at the regular interval based on the hello timer setting. The hello message themselves have the following features. Hello message के अंदर क्या क्या रहता है? The hello message follow the IP packet header with IP protocol number। तो ये एक्चुअली जो है, ये IP के ऊपर बना हुआ प्रोटोकॉल है। OSPF जो है ये 3.5 लेयर या 4th लेयर बोल सकते हो इसको आप। इट इज विद इन, इसमें प्रोटोकॉल जो आईडी रहती है वो 89 रहती है। ओके, हेलो पैकेट आर सेंड टू मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस पे सेंड किया जाता है 224.0.05 पे। मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस इंटेंडेड फॉर ऑल OSPF स्पीकर राउटर। तो ये सभी के लिए है 5। ओके, OSPF राउटर लिसन फॉर पैकेट सेंड टू आईपी मल्टीकास्ट एड्रेस। सभी राउटर इसके ऊपर में ध्यान लगा के सुन रहे होते हैं, लिसन कर रहे होते हैं, इन पार्ट होपिंग टू रिसीव हेलो पैकेट एंड लर्न अबाउट न्यू नेबर्स। ओके, taking a closer look, the figure shows several of the neighbor state। अभी नेबर की स्टेट कौन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। State used by a early formation of OSPF neighbor relationship. The figures show hello message in the center and the resulting neighbor state on the left and right edge of the figure. Each router keep an OSPF state variable for how it view the neighbors। तो पहले हेलो मैसेज गया, हेलो मैसेज गया, इसने 100 डाल के भेजा इस तरफ में, इसने इसने सॉरी राउटर 1 ने अपना राउटर आईडी डाला, राउटर 2 ने अपना आईडी राउटर डाला। ठीक है, तो उसके बाद में ये क्या हुआ, इनिशियलाइज स्टेज में आ गया। जब इनको एक दूसरे के राउटर आईडी मिल गई तो ये 2 स्टेट में हो गया। ठीक है, 2 स्टेट में होने के बाद में देखो क्या होता है, जो राउटर हमेशा एडजेसेंट नहीं होंगे वो इस स्टेज पे भी स्टक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो फुल और फुल स्टेट में जाते हैं वो बेसिकली ये मतलब आपके इथरनेट नेटवर्क के अंदर में ऐसा होता है कि 2 वे पर भी रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में DR और BDR करके, मतलब मास्टर और सेकेंडरी मास्टर करके
दो राउटर होते हैं जो मालिकाना हक रखते हैं, मतलब जो मालिक होते हैं पूरे नेटवर्क के, क्योंकि अब सारे राउटर उनसे ही अपने डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, बाकी सब एक दूसरे से नहीं लेते हैं, क्योंकि कियोस क्रिएट नहीं हो जाए मल्टी इथरनेट नेटवर्क के अंदर में या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क वाले एनवायरनमेंट के अंदर में, तो वहां पर ये टू वे होना इज अ गुड साइन। लेकिन जब पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस पर अगर ब्रॉडकास्ट नहीं है नेटवर्क, या ब्रॉडकास्ट को छोड़ के जो दूसरा होता है फ्रेम रिले जैसा रहता है, वो उन दोनों सिनेरियो को छोड़ के जो नॉर्मल सिनेरियो पॉइंट टू पॉइंट के अंदर में फुल नेबर रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए, और वो होती है। ठीक है, तो यही सब चीजें समझने वाली बात यही यहाँ पर यही बताई हुई है। और एक्सचेंज फुल एक्सचेंज ले ले से विद नेबर्स। ओके ओके, जो इनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है, देखो ये वाला जो डीडी है, शायद इसका जस्ट मिनट देख लेते हैं आगे है। ओके ठीक है, यहाँ पर थोड़ा फिगर में रहेगा तो ज्यादा शॉर्ट और सिंपली समझ में आ जाएगा। तो एलएसए जो हमने पहले ऊपर पढ़ा है, एलएसए, एलएसए टाइप 1, एलएसए टाइप 2, एलएसए टाइप 3, एलएसए टाइप 4, 5, 7, और आगे भी होते हैं कुछ 11 12 तक के। तो एलएसए टाइप एक तरह से चिट्ठियां हैं, ठीक है। और एलएसयू जो है, लिंक स्टेट अपडेट, वो वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ चिट्ठियां हैं, ठीक है। लिंक स्टेट अपडेट एलएसयू, मतलब ये एक खोका है एक तरह का एलएसयू। एलएसयू के अंदर में कई सारे एलएसए हो सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो चीज है डीडी, डीडी डीडी क्या है, डिस्क्रिप्शन पैकेट। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है, मैं वो इन्फॉर्मेशन की सिर्फ डिस्क्रिप्शन भेजवा दूंगा आपको, बताने के लिए कि मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन है, ये तो मत भेजो, और कोई दूसरी होगी तो उसको मुझे भेज देना। जब हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन होगी, जब एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो ये पैराग्राफ है, फुली एक्सचेंज एलएसए विद नेबर। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि आपको बोलूंगा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ये नहीं है मेरे पास में, ये इन्फॉर्मेशन नहीं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। फिर आप पूछो हाँ आप ठीक है, फिर मैं बोलूंगा ठीक है ठीक है ठीक है, चेक करने के बाद में, और फिर बोलूंगा अच्छा ये तीन चार ये भी बची, ये भी भिजवा दो। जब आप वो भी भिजवा दो, फिर फिर आप पूछोगे ठीक है, एक्नॉलेज, उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, वो मैसेज टाइप का नाम है एक्नॉलेजमेंट मैसेज, ठीक है। एक हो गया हेलो मैसेज टाइप, एक हो गया एक्नॉलेजमेंट, तो बाकी मैसेज टाइप भी आएंगे, वो बाद में आएंगे, ये रिदम के साथ में जो चल रहा है बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर आपको बोलेंगे ये डीडी भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद में आप बोलोगे अच्छा आप सब ठीक है, अब हम दोनों बोल देंगे हाँ अब ठीक है। तो क्या होगा, देन आवर स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज ए फुल स्टेट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में थी वो भी मेरे पास में भी आ गई है, ये साबित होता है इससे, ठीक है। the to the router exchange the LSA inside LSD packet, जो मैंने आपको अभी बोला। when finished the router reach a full state, meaning that they have full exchange the content of the LSDP। अब देखो ये है आपकी प्रक्रिया इनके दोस्त बनने की या नेबर बनने की। पहले हमने देखा हेलो पैकेट से क्या हुआ, वो बातचीत चालू हो गई और इनिशिएट हो गया, है ना, ऊपर वाला दिखा था। फिर से देख लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक के टू वे तक के पहुंच गए हम, क्या हुआ, हेलो हेलो, उसके बाद में टू वे, इनिशिएट, और फिर हेलो, और फिर टू वे पहुंच गया। अब टू वे पहुंचने के बाद में क्या होता है कि एक डिवाइस जो है एक्स स्टार्ट में जो पहुंचेगा वो क्या क्या करता है, डेटाबेस, मतलब ये इसको उसने मास्टर कंसिडर कर लिया, और खुद ने एक डेटा डिस्क्रिप्शन पैकेट इनिशिएट किया, पूछा कि भाई मेरे पास में तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहला वाला पैकेट जो था उसमें। फिर इसने भी बोला अच्छा मेरे पास में तो थोड़ी सी है आपकी, ये दो तीन चीज पता है लेकिन ये चीज नहीं है पता। ओके, तो फिर ये तब तक के डी टी एक्सचेंज करते रहेंगे और एलएसयू एक्सचेंज करते रहेंगे, मतलब जब तक बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद में फिर बोलेंगे ओके फुल, ओके डन फुल, ठीक है। तो अभी यही चीज है थोड़ा समझने की इसमें, ये था अपना पॉइंट टू पॉइंट का एक एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ, प्रत्येक राउटर एक दूसरे से ऐसा लेंगे, लेकिन अगर यही ब्रॉडकास्ट आपका यही इस तरह का नेटवर्क रहा, यदि ये इस तरह का नेटवर्क रहा कि ऐसे स्विच लगे हुए हैं दो, और यहाँ पर फिर स्विच लगे हैं दो, हाँ, और ये कुछ इस तरह से है कि
यहाँ पर फिर स्विच लगे हैं 4-5। तो मल्टी एक्सेस नेटवर्क हो गया ना ये। तो मल्टी एक्सेस नेटवर्क के अंदर में क्या होगा कि ये सारों को इंफॉर्मेशन तो रहेगी एक दूसरे की, लेकिन यहाँ पर ये फुल स्टेट में सिर्फ इसी के रहेंगे। इनके साथ में ये एक एक इसमें दो चीज रहेगी, इसमें दो चीजें, डीआर और बीडीआर। तो डीआर और बीडीआर के साथ में ये फुल स्टेट में रहेंगे, और बाकी आपस में जब रहेंगे ये तो ये टू स्टेट, टू वे में रहेंगे, टू वे में। क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हालांकि इन दोनों इनके पास एक दूसरे की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये वाया डीआर और बीडीआर के है। आई बिलीव इसके अंदर आगे आएगा, ये रहा, ये रहा। देखो उसने मल्टी एक्सेस डोमेन है ये, तो इसमें डीआर ये बन गया, बीडीआर ये बन गया, और बाकियों ने सिर्फ, क्योंकि इनकी एक्सेस पॉइंट जो है इनके वो सेम है, एक ही नेटवर्क, एक ही लिंक से कनेक्टेड, पॉइंट टू पॉइंट लिंक नहीं है उनकी। ठीक है, तो इस लिंक के ऊपर में नहीं तो क्या हो जाता, सारे के सारे एक दूसरे को भेजते तो काफी सारा कियोस हो जाता ना। इसलिए उन्होंने एक को अपना क्लास मॉनिटर बना दिया, क्लास टीचर बना दिया या क्लास मॉनिटर बना दिया, और फिर ये आपस में इस तरह से इंफॉर्मेशन लगे। अच्छा, इनका जो है वैसे तो सभी का 224.0.5 पर था ना, ये ऑल एसपीएफ राउटर के लिए है, लेकिन जिसका 224.0.6 जो है वो है डीआर और बीडीआर के लिए सिर्फ। ठीक है, तो उधर से जो इंफॉर्मेशन आएगी, बीडीआर बीडीआर जो मैसेज भेजेगा वो ये यहाँ पर इनके पास में आएगी, इस एड्रेस पे आएगी। सिमिलरली एनी ओएसपीएफ राउटर नीड टू सेंड a message to DR and BDR can send those message to all SPF DAR multicast। अगर किसी को डीआर और बीडीआर को भेजनी है तो वो .6 पे भेजेगा, और डीआर बीडीआर तो .5 पे बाय डिफॉल्ट भेजते हैं। अच्छा, ये फुली एडजेसेंट नेबर को ये हमने देख लिया। फुली एडजेसेंट किसको बोलते हैं, जो आपस में पूरी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। और दो नेबर कौन से हो सकते हैं, डी एंड ई आर, डी आर अदर, और वो टू टू वे स्टेज पे रह सकते हैं। तो ठीक है, तो दो प्रकार के स्टेट हो गए, टू वे स्टेट और फुल स्टेट। टू वे में नेबर बोल सकते हैं इसको, और फुल वालों को एडजेसेंट नेबर या फुली एडजेसेंट नेबर बोल सकते हैं। टर्म फॉर रिलेशनशिप, ये सिर्फ नेबर रिलेशनशिप, और एडजेसेंट मतलब एक दूसरे की सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, पक्के वाले दोस्त हैं। ठीक है, कैलकुलेटिंग द बेस्ट आउट विद एसपीएफ एल्गोरिथम, तो ये इसके ऊपर पूरी की पूरी किताब लिखी हुई है, लेकिन इसको समझना कॉम्प्लेक्स है। हालांकि इसका बेस्ट जो आप है, इसको जितने डीप में जाओ, मैथमेटिक्स जैसे होती है वैसी है, डेक्स्टर एल्गोरिथम के अंदर में कैसे कैसे करता है वो। लेकिन हमारे समझने के लिए इतना काफी है कि वो ये वाली कॉस्ट को कैलकुलेट करता है, और उसके बाद में एल्गोरिदम अपना लगाता है कि कौन सी वाली, ये ऐसा प्लस करने के बाद में कौन सी वाली लीस्ट है, लीस्ट वाली को फिर ये अपना बेस्ट मान लेता है, और उसको फिर अपने नेटवर्क के अंदर में, अपने राउटिंग टेबल के अंदर में अपडेट कर देता है। ओके, तो ये हुआ आपका, वो इस तरह से एल्गोरिथम के अंदर कर देता है। अब हमने जो पहले भी देखी थी, ये बात समझी थी, वही वाली आ रही है वापस से, ओएसपीएफ एरिया एंड एलएसएस। तो एलएसएस और ओएसपीएफ एरिया, तो ओएसपीएफ एरिया में एक तो सिंगल एरिया ओएसपीएफ हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, मल्टी एरिया ओएसपीएफ। सिंगल एरिया ओएसपीएफ के बारे में क्या बताया, ये प्रॉब्लम बताई है, सिंगल एरिया द राउटर माइट रन लो ऑन द रैम, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से पढ़ता हूँ। ओके, OSPF can be used in some network with a very little thought about design issue. You just turn on OSPF in all the router, put all interface in the same area। जैसे सेम एरिया में अगर जब रखेंगे तो एरिया 0 होगा। एरिया 0 हमारा ऐसा एरिया है जो छोटे नेटवर्क को के लिए काफी है, एंड इट वर्क्स। सो फिगर के अंदर में दिखाया गया है नेटवर्क का एग्जांपल विथ 11 राउटर एंड ऑल द इंटरफेस इन एरिया 0। तो एक छोटा सा नेटवर्क है, इसको सिंगल एरिया में रखा। अब लार्जर OSPF network suffer with a single area design। For instance, now imagine
enterprise network is 900 राउटर, चलो सपोज करो कि 900 राउटर लगे हुए rather than 11 and several thousand subnet, तो और कई कई सारे नेटवर्क उसके अंदर लगे हुए हैं। as it turn out the CPU time to run the SPF algorithm on all this topology data just take टाइम। अब इतने सारे का अगर जो डेटाबेस है आपका जिसके ऊपर में अपने को देखें एल्गोरिथम रन करना है टू फाइंड आउट बेस्ट पाथ, तो उसके लिए उसको रन करने के लिए तो टाइम लगेगा। तो पहली प्रॉब्लम तो यही हो गई। एज अ रिजल्ट OSPF2 कन्वर्जेंस टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, अब चूंकि हमें समय लग रहा है उसको एनालिसिस करने में, तो बताने में भी समय लगेगा, कन्वर्जेंस टाइम बढ़ जाएगा। फिर कन्वर्जेंस मतलब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कि हाँ भाई ये रास्ता ये ठीक है, ये वाला चल ले लेना, वो स्लो हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि राउटर के अंदर में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो उसके अंदर की रैम स्लो हो जाएगी। तो ये हमने पहले गूगल किया था, हालांकि उससे बेटर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो यही एक खास बात है इस किताब के अंदर, इसके अंदर में सारी चीजें आपको हैंडी है और सब कुछ बहुत टेक्निकल डिटेल में, मतलब डेप्थ, एक बेसिक की डेप्थ बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि एडवांस कॉन्सेप्ट को लिखा है इतने सारे पन्नों के अंदर में, इसने बेसिक कॉन्सेप्ट को डेप्थ वाइज समझाया। ये देख के ही समझ सकते हो आपकी एक CCNA लेवल के लिए 2 किताब है हजार हजार पन्ने की, तो उन्होंने बेसिक को इतने अच्छे से समझाया कि आपको गूगल ऐप ब्राउज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ करने की, इसको ही पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। तो एडिशनल प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। देखो, ए लार्ज टोपोलॉजी डेटाबेस रिक्वायर मोर मेमोरी ऑन ईच राउटर, द SPF algorithm require processing power that grow exponentially compared to the size of the topology size, a single interface status change anywhere in the internet, और ये सबसे खतरनाक है, सबसे आखिरी वाला। एक इंटरफेस डाउन हुआ तो पूरे एरिया के अंदर में उसकी झनक भनक पहुंच जाएगी, है ना। सबके पास वो LSA जाएगा और सबको अपना LSTP, अपना जो रिसर्च किया वाला, एनालाइज किया, एनालिसिस किया वाला जो आपका राउटिंग टेबल बनाया था उसको हिलाना पड़ेगा। तो ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है लास्ट वाला। हालांकि ये दोनों उसने पहले भी ऊपर रिपीट किया हुआ है। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या करो आप इसको 100 एरिया में बांट दो, 2000 2000 राउटर नेटवर्क साइज का अगर नेटवर्क हो तो उसको 100 डिफरेंट एरिया में बांट दो, तो फिर क्या होगा कि ये सब वो जो ऊपर जो प्रॉब्लम बताई थी वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी ये क्या बताया है, OSPF error design follow a couple of basic rules to apply the rules, start with a clean drawing of the internet network with routing and all interfaces, then choose the area for which for each router interface as follows। एरिया मल्टी एरिया बनाने के लिए ये इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये जो सजेशन दिए। पुट ऑल इंटरफेस कनेक्टेड टू द सेम सबनेट इनसाइड द सेम एरिया, एक सबनेट वाले जो रहेंगे उनको एक एरिया में डालना है। एन एरिया शुड बी कंटिन्यूअस, एरिया शुड बी कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद में दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां इस तरह से एरिया होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक के बाद में 1021 बना दिया आपने एरिया फिर जोड़ दिया ऐसे, और सारे के सारे कनेक्टेड होंगे आपके एरिया जीरो से, ये भी ध्यान रखना। सम राउटर में बी इंटरनल टू एन एरिया, एक इंटरनल राउटर भी। ओके, अब हमने ये चीज नहीं देखी, इंटरनल इंटरनल राउटर के भी टाइप है इसके अंदर में ना, OSPF के अंदर में। इंटरनल बैकबोन तो है, ये याद आया। फिर हो गए ABR और ASBR, 4 इतने टाइप तो अभी हैं, तो आएंगे आगे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, सम राउटर में भी नहीं आएंगे तो मैं इसको अलग से बता दूंगा आपको। सम राउटर में भी इंटरनल टू एरिया with all interface assigned to a single area, some router may be ABR because some interface connect to a backbone area and some connect to a non backbone area, तो जो नॉन बैकबोन और बैकबोन को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम ABR। All non-backbone area must have a part to reach to the backbone area by having to at least one ABR connected to both the backbone and the non-backbone area। ये भी हमने पहले देख लिया और समझ लिया था। तो ये है आपका एग्जाम्पल। हमने मल्टी एरिया को, एक एरिया को 3 एरिया में बांट दिया ना, 3 एरिया OSPF with D1 and D2 as a ABR। तो ये आपका इसको बोलते हैं ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। और ये एक इंटरनल राउटर, ये सारे इंटरनल राउटर कहलाते हैं जो एक ही एरिया के अंदर में, इनका एक भी इंटरफेस इनके किसी दूसरे एरिया में नहीं है, इसलिए सारे इंटरनल राउटर कहलाएंगे।
और ये जो ऐसे वाले राउटर है जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं दोनों को, उसको हम बैकबोन राउटर कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज इस पैराग्राफ के अंदर में इस टेबल के अंदर में बताए हुए है। इंटर एरिया राउट, इंटर एरिया राउट, इंट्रा एरिया राउट, बैकबोन एरिया, एरिया इंटरनल राउटर, बैकबोन राउटर, ABR। ये इतनी सारी सब चीज समझ में आई, लेकिन ये दोनों को मैं एक बार और फिर से बता देना चाहता हूँ। इंट्रा एरिया राउट, क्योंकि ये क्या है, राउटिंग टेबल के अंदर में अलग तरह से काम करते भी हैं और अलग तरह से दिखते भी हैं। ठीक है, तो इंटर एरिया राउट IA दिखाता है सिस्को राउटर के अंदर में, और एक्सटर्नल राउट को नहीं याद आ रहा, एक उसका अलग तरह से दिखाता है वो। ठीक है, इवन इसके अंदर में क्या बोलते हैं आपके हुआवे में, तो E1 E2 दिखाता है। ठीक है, इंटर एरिया राउट, इंटर एरिया राउट ये एरिया के अंदर का राउट, और इंटर एरिया मतलब दूसरे एरिया का राउट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग लिस्ट समराइज सम ऑफ द की पॉइंट आर्ग्यू फॉर यूज ऑफ मल्टीपल एरिया इन लार्ज। अब हमने सिंगल एरिया के नुकसान तो देख लिए थे। ठीक है, अब हम मल्टी एरिया के फायदे देख लेते हैं कि क्या है। राउटर रिक्वायर फ्यूअर CPU साइकिल टू प्रोसेस द स्मॉलर पर एरिया LSTP with the SPF algorithm, reducing CPU overhead and improving convergence time। तो कन्वर्जेंस टाइम कम हो जाता है और CPU साइकिल भी कम लगती है, तो CPU पावर भी कम इस्तेमाल होती है। द स्मॉलर पर एरिया LSDP रिक्वायर लेस मेमोरी, तो LSDP को रखने के लिए, क्योंकि चूंकि सारे LSDP छोटे हो गए, तो उनको रखने के लिए छोटा राउटिंग LSDP टेबल बनेगा, तो कम मेमोरी रैम लगेगी। ठीक है, चेंज इन द नेटवर्क रिक्वायर SPF कॉन्फ़िगरेशन ओनली ऑन द राउटर इन विच एरिया। अब कोई चेंजेस किसी भी राउटर पर होता है तो वो सिर्फ उसी के राउटर, उसी के एरिया के राउटरों को अपनी इंफॉर्मेशन वापस से रिव्यू करनी होती है और चेंज करनी होती है। तो ये कम राउटरों को परेशान करने वाली सिचुएशन हो गई। ठीक है, लेस इंफॉर्मेशन मस्ट बी एडवर्टाइज बिटवीन एरिया, रिड्यूसिंग द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट टू सेंड LSA। अब LSA इतने सारे जो जा रहे थे, चिट चैट हो रही थी हमारे नेटवर्क पर, वो भी कम हो गई। ठीक है, तो ये इसके फायदे, जो उसके नुकसान थे उसके ऑपोजिट इसके फायदे हुए। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, link state at one router LSA for each router in the LSA one network LSA। ओके, अब LSA क्या है, LSA टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आगे 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 आगे। ओके, तो लिंक LSA जो है, LSA टाइप R1, R2, सॉरी, LSA राउटर LSA, नेटवर्क LSA, समरी LSA, तीन प्रकार के LSA हो गए। ठीक है, और दो है इसके बाद, एक्सटर्नल LSA और एक्सटर्नल समरी LSA, LSA टाइप 4 एंड LSA टाइप 5 अभी नहीं बताया है, आई थिंक इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, आगे आया। तो अभी सिर्फ सिंगल एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो ओके, ये रहे आपके तीन तीन LSA टाइप। ओके, LSA टाइप 1 क्या है, डिस्क्राइब ए राउटर, ये राउटर की पूरी जानकारी देता है LSA राउटर। नेटवर्क LSA कौन सा होता है, LSA टाइप 2, ये क्या बताता है, डिस्क्राइब ए नेटवर्क दैट हैज ए DIR। तो ये आपके मल्टी एक्सेस नेटवर्क के अंदर में ये इंफॉर्मेशन होती है नेटवर्क LSA की। ठीक है, और तीसरा है समरी LSA। समरी LSA में क्या है, इस राउटर LSA का, जिस राउटर के पास में जितने भी नेटवर्क्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन इस LSA टाइप के अंदर में रहेगी, समरी LSA बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं जो शेयर होंगी बिटवीन द डिवाइसेस एंड बिटवीन द डिफरेंट एरियाज। ठीक है, अभी तो इंटर एरिया का एग्जांपल, LSA टाइप 1, LSA टाइप 2 इन एन एरिया 0 एज्यूमिंग सिंगल एरिया डिजाइन। देखो, सिंगल एरिया डिजाइन के अंदर में LSA टाइप A जो है, टाइप A इस राउटर के अंदर में भी है, इस राउटर के अंदर भी, मतलब प्रत्येक राउटर की जानकारी रहती है इसके अंदर में। ठीक है, और इसका स्कोप डोमेन में होता है, तो हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन तो सबके पास में रहेगी। टाइप 2 जो है आपका नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, LSA टाइप 2। ठीक है, ये LSA टाइप 2 यहाँ
इसके बीच में रहेगा, फिर ये इस तरफ का LSA टाइप 2 जो रहेगा वो उस तरफ में ही रहेगा, वो इधर से इधर नहीं आएगा। ओके ओके, तो ये काफी बड़े मेरे ख्याल से ये सेशन बड़ा हो गया है। इसके बाद में हम देखते हैं, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ दो हिस्सों के अंदर में, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीज अभी भी बतानी बाकी है। सो ऐसा करते हैं कि इस चैप्टर को तो अभी यहाँ खत्म करते हैं, फिर दूसरे चैप्टर के लिए वापस दूसरे दो चैप्टर एक साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद।